And welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the analysis of the Hindu from 2nd to 6th of January. सारे दिनों का एनालिसिस हम देखेंगे. सबसे पहले आज 6 तारीख का एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ जो भी पेपर में इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम थे. शनिवार का दिन है. थोड़ा सा भी मिसमैच टाइमिंग का हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंटरव्यू. आप सबको पता है यूपीएससी के इंटरव्यू चलने वाले हैं एंड आई एम बिजी इन दैट प्रोसेस. एंड कई लोगों के मैंने कल मॉक भी लिए थे, तो आई एम वेरी सॉरी इफ़ आई एम नॉट एबल टू डिलीवर ऑन दिस. बट कुछ लोगों का सिलेक्शन इस बार होना ज़रूरी भी है ना. दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, सो आई वॉज प्रिटी मच इन्वॉल्व इन दैट. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़ ऑफ द फ्रंट पेज. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेंटर्स डिजी यात्रा टेक्स ऑफ, फ्लैट्स में भी अननोइंगली साइनिंग फॉर इट. अब देखो इशू क्या है इसमें. एक बहुत बड़ा इशू है जो आप फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू उसमें देख सकते हैं. हुआ क्या है, न्यूज़ सामने आई है कि जो एयरपोर्ट का स्टाफ है वो अननोइंगली लोगों के बायोमेट्रिक कलेक्ट कर रहा है. डिजी यात्रा के बारे में अगर आप लोग को पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं. एक पेपरलेस एंट्री होगी एयरपोर्ट पे यूजिंग द फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर. ठीक है ना, पेपरलेस एंट्री बनानी है फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से, और एक हैजल फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने का. जैसे कई बार आप लोग एयरपोर्ट गए होंगे, देखा होगा आपने, जो सिक्योरिटी चेक इन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है. बाहर पहले एयरपोर्ट के बाहर आपको सीआईएसएफ का स्टाफ मिलता है. ये तो पता है ना कि एयरपोर्ट में सीआईएसएफ की सिक्योरिटी रहती है. CISF इज़ वन ऑफ द CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती है. तो CISF की सिक्योरिटी फोर्स जो है वो लगी रहती है एयरपोर्ट में, है ना, जस्ट फॉर योर नॉलेज. तो पेपरलेस एंट्री होगी फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से, एंड ट्रेवलर्स कैन पास थ्रू वेरियस चेक पॉइंट्स एट द एयरपोर्ट थ्रू पेपरलेस एंड कॉन्टैक्टलेस प्रोसेसिंग, है ना. मतलब कॉन्टैक्टलेस प्रोसेसिंग होगी, आपको पेपर कैरी नहीं करना पड़ेगा, सीआईएसएफ के स्टाफ को दिखाना नहीं पड़ेगा, फिर अलग से आईडी प्रूफ नहीं दिखानी पड़ेगी, है ना, जो अभी तक की प्रोसेस होती थी. बट दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है अभी जो देखने को आ रहा है एयरपोर्ट्स में, है ना. फॉर एग्जांपल अभी जो केस है वो एयरोस्पेस इंजीनियर का था, जो कि ही हैजंट साइंड अप फॉर दिस डिजी यात्रा. एंड देन जो सीआईएसएफ स्टाफ था वो चेक करते करते उसने कहा कि थोड़ा इधर देखिए, थोड़ा उधर देखिए, ऐसे करके फ़ोटो खींचने लगे, है ना. तो इट what they are doing is that silently, without telling, without taking the consent from the end user, they are taking the biometrics, and that is not the correct thing, because KS पुट्टास्वामी केस अगर हम देखें 2017 का जिसमें जजमेंट है, that is against collecting without the consent of the user, है ना. इस तरह की से आप कलेक्ट नहीं कर सकते कोई भी बायोमेट्रिक, और you cannot force the use of biometrics upon the users, है ना. it should be their own consent and should not be forced upon. So that is the most important thing. And लेट्स सी कि क्या होता है इसका. बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे. मैंने आपको इशू बता दिया. अगर आपसे कोई पूछे कि इज़ दैट अ करेक्ट वे और तो दैट इज़ नॉट, डेफिनेटली नॉट द करेक्ट वे. राइट टू प्राइवेसी मैटर्स, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर्स नाउ डेज. एंड कलेक्टिंग बायोमेट्रिक विदाउट योर कंसेंट, दैट इज़ टू फार एंटरिंग इनटू योर डोमेन, है ना. लेट्स मूव टू द सेकेंड न्यूज़. नेवी थॉट्स हाईजैकिंग अटेम्प्ट्स इन द अरेबियन सी. अब आपको पता है कि रिसेंटली वी हैव सीन मेनी केसेस जहाँ पर या तो अटैक हुआ है, चाहे ड्रोन अटैक हमने देखा हो, है ना. चैम प्लूटो में हमने देखा था ड्रोन अटैक हुआ था. इसके अलावा अभी रिसेंटली एक नॉर्थ अरेबियन सी के पास मार्कोस जो है हमारे, यानी मैरीन कमांडोज जो है, इंडियन नेवी की फोर्स है मैरीन कमांडोज, उसने सेफ गार्ड किया, उसने बचाया एक शिप को फ्रॉम गेटिंग मीन्स फ्रॉम गेटिंग हाईजैक्ड, है ना. तो दिस वाज द लीला नॉरफॉक. याद रखिएगा, लीला नॉरफॉल्क was the name of this naval ship, and of this ship, and Indian Navy's marine commandos, they saved it, है ना, with the help of INS Chennai, which is a destroyer, है ना, destroyer class ship. मैरीन कमांडोज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. मैरीन कमांडोज को मार्कोस भी कहा जाता है. ऑफिशियली द मैरीन कमांडोज फोर्स, MCF, इट्स अ स्पेशल फोर्स यूनिट ऑफ इंडियन नेवी. इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स यूनिट है, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग स्पेशल ऑपरेशंस एज वेल. मार्कोस की जब फाउंडेशन हुई थी 1987 में हुई थी. इट इज़ कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट्स, सी, एयर, लैंड, कहीं पे भी ऑपरेट कर सकते हैं. दे आर हाईली ट्रेंड, हाईली स्किल्ड, एंड दे आर वेरी डेडली. दे आर नोन फॉर देयर डेडली इंस्टिंक्ट्स एंड ऑल, है ना. तो अगर मार्कोस के बारे में आप नहीं जानते थे अभी तक, तो दे आर वेरी वेरी, जैसे आपने
पैरा फोर्सेस के बारे में सुना है? पैरामिलिट्री, नॉट पैरामिलिट्री, पैरा कमांडोज। पैरा कमांडोज इंडियन आर्मी में होते हैं, पैरा कमांडोज, जिनका ऊपर आपने मरून बैरेट कैप देखी होगी। उसी तरीके से जो मार्कोस होते हैं, दैट दे आर वेरी वेरी ट्रेंड, उसी लेवल की ट्रेनिंग होती है ना, एंड हाईली ट्रेंड, हाईली स्किल्ड, एंड दे कैन ऑपरेट एनीवेयर। तो दिस इज द थिंग which is very important. I hope you got clarity regarding that as well. एंड आगे मूव करते हैं। यहाँ पे इंडियाज GDP इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 7.3% सेज NSO। तो इंडिया की जो स्टैटिस्टिकल बॉडी है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, पहले अलग अलग बॉडीज़ हुआ करती थी। एक NSSO होती थी, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और एक होती थी CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि NSSO जो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है उसको, और CSO जो हमारी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, उन दोनों को मर्ज करके NSO बना दिया, जिसको हम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बोलते हैं। और GDP रिलेटेड जो कैलकुलेशंस हैं, जो एस्टिमेशंस हैं, वो सारे NSO करती है। कई सारे एस्टिमेट्स जो हैं वो NSO के माध्यम से किए जाते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे ग्राफ देखने को मिल रहा होगा, यू कैन सी द ग्राफ हेयर, है ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ द रियल GDP ग्रोथ, है ना। तो इससे ग्राफ हमको देखने को मिलता है। इससे 2-3 तरीके के सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं UPSC कि इंडिया का रियल GDP ग्रोथ जो है वो 2015-16 से कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ आ रहा है, ठीक है ना। सपोज करो अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है, तो अगर आपको ये ग्राफ पता है, इफ़ यू आर गुड एट स्टडिंग ग्राफ्स, देन यू कैन से कि नहीं भैया, पहले ये देखो इतना बड़ा डिक्लाइन आपको ये कोविड के टाइम पे देखना, और फिर आपको यहाँ पे देखने को मिला था कोविड के बाद आपको इस तरह से ग्रोथ देखने को मिली, फिर थोड़ा स्टैग्नेशन टाइप का दिख रहा है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट ना तो कंटिन्यूसली डिक्लाइन है, ना ही कंटिन्यूसली ग्रोथ है, ठीक है। तो पहला तो आपको ये 2 चीज़ें इसमें से ये पढ़ने को आ गई। तीसरा, कहीं पे बीच में आपसे अगर आपको पढ़ने के लिए मतलब क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे बीच में आपको 2015 से अगर हम अभी 2024 तक को पढ़े तो हमको वी कर्व देखने को मिलेगा ग्रोथ का। तो यस, देयर इज अ वी कर्व बिटवीन दैट, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा इनोवेट भी करना पड़ेगा। UPSC है, दे विल इनोवेट एंड यू हैव टू डू द सेम थिंग अलॉन्ग विद देम, है ना। आपको उनके साथ यही करना है, आपको भी इनोवेट करना है। तो जब आप पढ़ें तो इस तरीके के छोटे छोटे ग्राफ आप जरूर बना लें कि भाई 15-16 से भी 24 तक की मूवमेंट किस तरीके से हुई है ना। ना कंटिन्यूसली डिक्लाइन हुआ है, ना कंटिन्यूसली बढ़ा है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे है डीप टेक पॉलिसी टू बी सेंट टू कैबिनेट फॉर अप्रूवल, सेज द साइंटिफिक एडवाइजर। तो इस आर्टिकल में ऑब्वियस सी बात है, जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है डीप टेक, है ना। तो डीप टेक अगर आप कभी यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू यूजिंग दैट इन द इंटरव्यूज़, और अगर आप मेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन आता है इस तरीके से, पहले आपको पता होना चाहिए। तो डीप टेक स्टार्टअप्स कौन से स्टार्टअप्स होते हैं? दे आर दोज टाइप ऑफ स्टार्टअप्स दैट हैव डेवलप्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट प्रोमिसेस एन आउटसाइज इम्पैक्ट बट आर येट टू बी रियलाइज्ड एंड प्रीमाइज्ड ऑन न्यू साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज। 2 टर्म्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना। पहला टर्म है न्यू साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज। डीप टेक जो स्टार्टअप्स हैं, ये वो स्टार्टअप्स होते हैं जो नई साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज पे बेस्ड होते हैं। आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर क्या बात कर रहे हो, क्या मतलब इंटेंजिबल बातें कर रहे हैं आप, नई साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज का मतलब क्या हुआ? तो नई साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज का मतलब हुआ कुछ इस तरीके की चीज़ है, दिख रहा है आपको, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो, बायोटेक्नोलॉजी यूज़ हो, ब्लॉकचेन हो, रोबोटिक्स हो, ड्रोन्स हो, फोटोनिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, एडवांस मटेरियल्स पे बेस्ड हो। तो ऑल दीज आर द टेक्नोलॉजीज ऑफ दिस 21st सेंचुरी, जैसा कि हम सब जानते हैं। दे आर करेंटली इन ग्रेट डिमांड, बट द फुल पोटेंशियल हैज़ नॉट बीन रियलाइज, है ना। आपको भी पता है कि ना AI का फुल पोटेंशियल रियलाइज है, ना ही एडवांस मटेरियल्स का रियलाइज है, ना ही बायोटेक का फुल पोटेंशियल रियलाइज, बट डिस्कवरीज आर गोइंग ऑन, दे आर न्यू ब्रेक थ्रूज without having the full realization of their properties, and deep tech startups are those which have some intellectual property promises on that, है ना। स्टार्टअप्स ऐसे जिन्होंने कुछ काम कर लिया हो। अगर हम नॉर्मली देखें तो स्टार्टअप्स इंडिया में बहुत सारे हुए हैं, 10,000 से ज़्यादा स्टार्टअप हुए हैं, बट अगर हम उनमें से डीप टेक स्टार्टअप्स की बात करें तो केवल 10% ही ऐसे स्टार्टअप्स होंगे जो डीप टेक स्टार्टअप्स होंगे उसमें से, है ना। सारे नहीं है, मेनी आर ऑन वेरी सिंपल टेक्नोलॉजीज़, बट जब ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज़ की हम बात करेंगे तभी हम डीप टेक की बात करते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट गिव्स नॉड टू द पृथ्वी प्रोग्राम फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन।
तो यूनियन कैबिनेट ने डिक्लेयर किया है 4797 करोड़ का एक प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी यानी कि अर्थ प्रोग्राम, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू सबज्यूम द 5 एग्जिस्टिंग स्कीम्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। याद रखिएगा, एक कंबाइंड प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की 5 अलग अलग स्कीम्स में जो काम चल रहा था उन सबको सबज्यूम करके एक इसमें से प्रोग्राम बनाया गया जिसका नाम है पृथ्वी यानी कि अर्थ प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम्स हैं दे आर देयर टू इम्प्रूव एंड इंक्रीज द लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ओशियन, जियोस्फेयर, cryosphere and solid earth to track the changes in the planet, develop models to understand and predict weather, ocean and climate hazard, understand the science of climate change, explore the polar and high seas regions of the earth to discover new phenomena and sources, develop technology for exploration and sustainable harnessing of the oceanic resources for societal applications, and translate knowledge and insights from the earth system sciences into services for societal, environmental and economic benefit। तो जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, चाहे वो अर्थ की स्टडी हो, ओशन की स्टडी हो, एटमॉस्फेयर की स्टडी हो, क्रायोस्फेयर यानी कि जो बर्फ़ वाला पोर्शन है, परमाफ्रॉस्ट वाला रीजन है यानी कि जो आर्कटिक एंटार्क्टिक में अर्थ की स्टडी हम कर रहे हैं, वो सारे जो मिशंस मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर हैं वो सबज्यूम हो जाएंगे अंडर वन नेम विच इज़ नोन एज द पृथ्वी यानी कि अर्थ मिशन। ठीक है ना, तो पृथ्वी यानी कि अर्थ मिशन जो रहेगा उसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की स्कीम एज ऑफ नाउ है। भविष्य में अगर कोई चेंज होता है, इसमें और चीज़ें अगर इंक्लूड होती हैं तो दे कैन बी टेकन केयर ऑफ। अब इसमें बहुत सारी बॉडीज़ हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आती हैं, तो जैसे उनके नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो गया, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग हो गया, सेंटर फॉर मैरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन सर्विसेज यानी कि इनकॉइस जिसको हम बोलते हैं, नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशियन रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीट्रोलॉजी एंड नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज स्टडीज़। ये सारे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के इंस्टीट्यूट हैं जिनके अंदर अलग अलग काम किया जाता है और अर्थ, क्रायोस्फेयर, जियोस्फेयर, ओशियन इनसे रिलेटेड स्टडीज़ किए जाते हैं। इसके अलावा अभी एक मॉरिशस के साथ मिल करके कैबिनेट ने एक एग्रीमेंट भी किया है इसरो और मॉरिशस के बीच में, जिसमें इसरो जो है वो जॉइंटली डेवलप करेगा एक स्मॉल सैटेलाइट, लगभग 20 करोड़ की रेंज में रहेगी वो, और मॉरिशस के लिए डेवलप करेगा। ऑब्वियस बात है, दैट विल बी ऑल्सो फॉर ओशियन रिसर्च एंड ऑल, बट दैट इज वन ऑफ द गुड स्टेप्स विच वी आर टेकिंग। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तो जैसा कि आप यहाँ पे एक न्यूज़ देख पा रहे होंगे, इसरो टेस्ट्स फ्यूल सेल बेस्ड पावर सिस्टम इन स्पेस। फ्यूल सेल बेस्ड पावर सिस्टम, यहाँ पे जैसे टर्म्स यहाँ पे लिखे हैं इसको एक बार फिर अंडरलाइन कर लीजिए, FCPS, फ्यूल सेल बेस्ड पावर सिस्टम्स। ठीक है ना, ये इसरो ने टेस्ट किया, ऑब्वियसली बात है। अब ये जो है ये था उनके पोयम, जो उनका प्लेटफॉर्म है POEM, पोयम के अंदर। ठीक है ना, पोयम लॉन्च किया गया था PSLV C58 के साथ। ठीक है ना, अब देखो ये पोयम है क्या। अगर हम PSLV की बात करें, PSLV नॉर्मली एक 4 स्टेज बना दिया गया है अभी, है ना, जैसे 4 स्टेज है इस समय, जिसमें से पहले 3 स्टेज तो यूज़ हो जाते हैं उनका पूरा पेलोड ट्रांसमिशन के लिए, है ना, जो उनका पूरा पेलोड रहता है वो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, देखो यहाँ पे लिखा है, अंडर द स्टैंडर्ड कन्फिगरेशन इसरोस PSLV रॉकेट इज़ अ 4 स्टेज रॉकेट। देखो दिख रहा है ना, ये इंडियन एक्सप्रेस के साथ मैंने निकाला है। तो इसरो का जो PSLV रॉकेट है इट्स अ 4 स्टेज रॉकेट। द फर्स्ट 3 आर स्पेंट स्टेजेस, दे फॉल बैक इनटू द ओशन। जैसा कि आपको पता है रॉकेट का जो मैकेनिज्म होता है कि एक एक करके स्टेजेस जो हैं वो मतलब वो अलग होती जाती हैं, वो थ्रस्ट के साथ और ऊपर भेजते जाते हैं, है ना। तो जो फर्स्ट 3 स्टेजेस हैं दे विल फॉल बैक इनटू द ओशन। जो फाइनल स्टेज है जो P4 है, इट विल एंड अप इन द स्पेस। पहले भी यही होता था, ये 4th वाला एंड अप होता था स्पेस में, दैट वाज एज अ जंक, है ना, डेब्री के रूप में चला जाता था। बट नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज दैट दे आर यूजिंग दिस पोएम इनिशिएटिव, जहाँ पे जो ये स्पेंट फाइनल स्टेज है इट विल बी यूज्ड एज अ स्टेबलाइज्ड प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है ना, तो जो ये चौथा स्टेज पहले जो हमारा जंग के रूप में जाता था, दैट विल नाउ बी यूज्ड एज अ ग्राउंड, दैट विल नाउ बी यूज्ड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स, है ना। इट विल बी अ स्टेबलाइज्ड प्लेटफॉर्म।
अभी रिसेंटली हैदराबाद बेस्ड एक ध्रुव एरोस्पेस है जिसने वैलिडेट किया P30 सैटेलाइट प्लेटफॉर्म एंड इट्स सब सिस्टम्स, वो अप एंड रनिंग थे एंड दे वर वैलिडेटेड बाय दिस, है ना। तो याद रखिएगा PSLV C58 में पोएम 3 जो है उसमें ही ये ध्रुव जो था, ध्रुव दैट वाज देयर, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो अभी इसरो ने फ्यूल सेल बेस्ड पावर सिस्टम्स को टेस्ट किया है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ध्रुव जिसकी हम बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं एडिटोरियल, द नीड टू एग्जामाइन द एग्जामिनेशन सिस्टम। हम यहाँ पे ऑथर ने सिंपल सी एक बात कही जिस पॉइंट को उठाया गया वो ये है कि जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है वो हमारे प्रॉपर एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट नहीं कर रहा है एज ऑफ नाउ, है ना। NEP 2020 में जो चेंजेस हैं उसके बाद हम नहीं जानते क्या है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट व्हाट द ऑथर इज सेइंग दैट द करंट एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया इज नॉट टेस्टिंग द फुल एनालिटिकल स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, रादर इट इज़ फोकसिंग सोलली ऑन द मेमोरी और जो रट्टाफिकेशन या ये जो कहता है ना कि वो बार बार सिर्फ और सिर्फ रोट लर्निंग के ऊपर फोकस रहता है ना। तो एनालिटिकल स्किल्स पे ज़्यादा नहीं है, रादर रोट लर्निंग और मेमोराइजेशन की स्किल के ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो वही देखो यहाँ पे ऑथर ने लिखा भी कि इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस द समेटिव एग्जामिनेशन इज टू टेस्ट एंड सर्टिफाई दैट द स्टूडेंट्स लर्निंग इज देयर। जो एग्जामिनेशन इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट ने कुछ सीखा, लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए, देयर शुड बी प्रॉपर लर्निंग आउटकम्स, प्रॉपर लर्निंग दैट शुड बी डन, नॉट मीनिंगलेस रोट रोट मेमोराइजेशन, है ना। रोट मेमोराइजेशन तो है होना नहीं चाहिए, बट दिक्कत क्या है, स्किल्स आर नॉट बीइंग टेस्टेड इन द एग्जामिनेशंस, the application of knowledge is not being tested in the examination, the critical knowledge is not, critical thinking is not being developed, rather the focus of the examination is solely on the rote memorization, the focus of the examination is solely on the learning skills of that student, of the memorization skills of the student, not the learning, not the learning outcomes, not the analytical, not the critical, not the thinking part, not the rational part, all these things are missed, है ना। So that was the concern of the author. Author also says that कि जो employability है और employability of a graduate, इट डिपेंड्स अपॉन द हायर ऑर्डर लर्निंग्स, है ना। अगर एक व्यक्ति की हम एम्प्लॉयबिलिटी देखते हैं तो वो उसकी लर्निंग एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इसके बेस में देते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो फिर बाद में अपने खुद के टेस्ट इसीलिए रखते हैं, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री एंड देयरफॉर दे हैव देयर ओन पर्सनल टेस्ट ऑल्सो, एंड फिर उसके बेसिस पे वो सिलेक्शन करते हैं। तो एम्प्लॉयबिलिटी को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो हायर ऑर्डर जो लर्निंग है वो आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी, और इसमें आपका एग्जामिनेशन कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ऑथर ने कहा है कि बहुत सारे तरीके हैं, एकेडमिक्स इन ईच एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज कैन डिज़ाइन अ करिकुलम, पेडागॉगी एंड असेसमेंट सिस्टम लाइक दैट, है ना। एंड इसके अलावा आप कंटिन्यूस असेसमेंट कर सकते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक आप कर सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ उसको और जज कर सकते हैं। असेसमेंट ऑफ द टीचर्स शुड ऑल्सो, मतलब जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रॉपर दे सकते हैं इसके रिगार्डिंग। टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कर सकते हैं, एकेडमिक कंटेंट को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, एंड सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस आपके पास हैं बहुत सारे जिसका यूज़ करके आप उनके क्रिटिकल एस्पेक्ट को, थिंकिंग एस्पेक्ट को जज कर सकते हैं। ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन। इसके अलावा एक एक्सटर्नल ऑडिट ऑफ असेसमेंट सिस्टम जो है यूनिवर्सिटीज़ स्कूल्स का, वो भी एसेंशियल है। आप एक्सटर्नल ऑडिट करवाएं और फिर देखें। और ऐसे जो इंडस्ट्रियल मतलब जो एरिनाज हैं, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर की कंपनीज फिर आती हैं, फिर अपने खुद के टेस्ट करती हैं ना, तो उनको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं इस असेसमेंट की प्रोसेस में, और उनसे पूछ सकते हैं भाई कैसी स्किल्स आपको चाहिए, हम उसी के हिसाब से अपना पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम डिटरमाइन कर सकते हैं या डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था। आगे हम बढ़ते हैं और दूसरे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं फ्रॉम द लास्ट 4 days वो भी सारे डिस्कस करते हैं। तो बाकी नोट्स के लिए हम TEMSIES.com पे आ जाते हैं, है ना, द एग्जाम्स मेड सिंपल की ऑफिशियल जो वेबसाइट है। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग इन द अडानी केस। रिसेंटली आपको पता होगा कि अडानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग दी है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी ऑब्जर्वेशंस किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सेबी है उसके जो उसका जो ऑब्जर्वेशन है उस पर हम डाउट नहीं कर सकते हैं। उसने ऑब्वियस सी बात है अपनी जो संस्था है सेबी, इंडिया की जो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया, सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, उसके कई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आएंगे।
तो रिसेंटली डिसीजन जो हुआ अडानी ग्रुप के केस में, हिंडनबर्ग आपको पता है कि काफ़ी एलिगेशंस लगाया था उसने अडानी में। हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है जो कि मतलब कई बार कोशिश करता है कि प्राइसेस बढ़े या घटे, उनके बेसिस पे वो सेलिंग करता है ना। एंड सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है ट्रस्ट इन द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ इंडिया, जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेबीज कमिटमेंट टू द फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एंड मार्केट इंटीग्रिटी कैन नॉट बी डाउटेड, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए हैं। पहला किया है, दे कन्फर्म्ड द इनएडिक्वेसी ऑफ रिलाइंग ऑन द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस टू चैलेंज एंड इन्वेस्टिगेट द कंडक्ट ऑफ अ रेगुलेटर लाइक सेबी, मतलब दे आर नॉट सफिशिएंट इनफ टू check the conduct of our body SEBI. The court also highlighted that such reports may serve as initial inputs for SEBI or an expert committee, but they cannot be considered conclusive evidence of any shortcomings in SEBI proof. ठीक है ना, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली। एक तरीके से अपना जो ट्रस्ट है इन द SEBI एज इंस्टीट्यूशन उसको बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा डिसीजन दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग सेबीज अथॉरिटीज एंड कॉम्पिटेंस। सेबी की अथॉरिटी और सेबी का कॉम्पिटेंस दोनों को ही रिकॉग्नाइज किया गया है। एंड सेबी है को डायरेक्ट भी किया है टू स्क्रूटनाइज एनी इनअप्रोप्रिएट एक्शन बाय हिंडनबर्ग। उन्होंने जो यूएस का शॉर्ट सेलर है हिंडनबर्ग, उसको भी कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं वो खुद कुछ इनअप्रोप्रिएट एक्शन कर रहा हो। तो इसके पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस बहुत सारे हैं। सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, जो सेबी का रोल है वो काफ़ी ज़्यादा और स्ट्रेंथन होता है। एंड बिजनेस जो ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, उनको भी एक ट्रस्ट बढ़ता है किस तरीके से जो हमारा एटलीस्ट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है दैट इज़ टेकिंग आवर साइड, एंड वो भी प्रिजर्व करेगा इंडियन फाइनेंशियल मार्केट की इंटीग्रिटी को, हेल्प करेगा, ठीक है ना। एंड सेबी का जो एक मिसकंसेप्शंस लोगों के दिमाग में आ रहा था उसको डिस्पेल करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये जजमेंट। एंड इससे जो ट्रस्ट है मार्केट एज अ रेगुलेटर, क्योंकि रेगुलेटर के ऊपर अगर ट्रस्ट नहीं हुआ तो मार्केट पे कैसे ट्रस्ट कर पाएंगे, तो वो ट्रस्ट जो है उसको अपहोल्ड किया है ना। एंड इट विल शील्ड द इंडियाज इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट्स फ्रॉम अनफेयर अटैक्स बाय द लॉबीज विच आर ऑपरेटिंग फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप सबको समझ में आ गई होगी। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिए क्योंकि यूपीएससी आजकल स्पोर्ट्स रिलेटेड कई चीज़ें से पूछने लगा है। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है वो हर साल अवार्ड किया जाता है, इज अवार्डेड टू द कॉरपोरेट एंटिटीज़, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे पब्लिक सेक्टर की कॉरपोरेट जो एंटिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड्स, एनजीओज एंड स्पोर्ट बॉडीज़ जो हैं स्टेट और नेशनल लेवल पे, उनको दिया जाता है ये अवार्ड, विच हैव एक्टिवली कंट्रीब्यूटेड टू द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ऐसी कॉरपोरेट बॉडीज़ चाहे वो प्राइवेट हों चाहे पब्लिक हों, ऐसे स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड्स, ऐसे एनजीओज, ऐसी स्पोर्ट्स बॉडीज़ जिन्होंने एक्टिवली कंट्रीब्यूट किया है टू द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, उनको ये दिया जाता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। 2009 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इसकी स्कीम बाद में 2015 में रिवाइज की गई है। एंड एज पर द रिवाइज्ड प्लान, अवार्ड जो है वो 4 कैटेगरीज में दिया जाता है। पहला है आइडेंटिफाइंग एंड नर्चरिंग बडिंग यंग टैलेंट, सेकंड है प्रमोटिंग स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू स्पोर्ट्स पर्सन्स एंड इम्प्लीमेंटिंग स्पोर्ट्स वेलफेयर मेजर्स, एंड सपोर्टिंग द स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, ठीक है ना, सपोर्टिंग स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। कुछ और भी नेशनल अवार्ड्स हैं इंडिया में, जैसे कि आपको पता होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड होता है विच इज़ द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर, है ना। पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न बोलते थे, अब इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहा जाता है। देन अर्जुन अवार्ड इज देयर, इंडिया सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर, and the recipients recognized for their outstanding performance in international and national sports event along the display of leadership, sportsmanship and discipline, उनको दिया जाता है। देन द्रोणाचार्य अवार्ड इज़ देयर, स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए मिलता है। देन मेजर ध्यानचंद अवार्ड इज़ देयर, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है विच इज़ गिवन टू ऑनर द स्पोर्ट्स पर्सन फॉर द कंट्रीब्यूशन बोथ ड्यूरिंग देयर एक्टिव स्पोर्टिंग कैरियर एंड आफ्टर देयर रिटायरमेंट एज वेल। द मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी भी दी जाती है विच इज़ फॉर द ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज़ इन द स्पोर्ट्स। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो मैंने आपको बता दिया कॉर्पोरेट एंटिटीज़, एनजीओज एंड स्पोर्ट्स बॉडीज़ को दिया जाता है फॉर देयर कंट्रीब्यूशंस टू द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स। अगला टॉपिक जो है वो है वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन। MOEF CCC नॉमिनेट्स फर्स्ट 3 cities फ्रॉम इंडिया। वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन, अब ये क्या है? वेटलैंड सिटीज़ एक्रीडिटेशन क्या है और कौन सी 3 सिटीज़ हैं इंडिया की जो नॉमिनेट की गई हैं? सबसे पहली बात याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ
एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो MOEF है, उसने नॉमिनेट किया 3 सिटीज़ को. एक है इंदौर विच इज़ फ्रॉम मध्य प्रदेश, सेकेंड इज़ भोपाल विच इज़ अगेन फ्रॉम मध्य प्रदेश, and third is Udaipur, which is from Rajasthan, for the wetland city accreditation under the Ramsar Convention on Wetlands. तो वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन, पहली चीज़ तो समझ में आ गई कि ये रामसर कन्वेंशन जो कि वेटलैंड्स के रिलेटेड कन्वेंशन है. रामसर आप सबको पता है ईरान में एक सिटी है. 1973 में वहाँ पे कन्वेंशन हुआ, रामसर कन्वेंशन के नाम से फेमस हुआ. उसी के अंदर एक मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड भी आता है. मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में वो साइट्स आती हैं जो बिल्कुल एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स के कारण बहुत ज़्यादा मतलब ख़त्म होती जा रही हैं. रामसर में इंडिया की बहुत सारी साइट्स, आई थिंक 75 साइट्स एज ऑफ नाउ. अभी तो 75 साइट्स हैं, पहले केवल 26 साइट्स हुआ करती थी, बट 75 साइट्स हैं. वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन स्कीम क्या है? याद रखिएगा, एक वॉलंटरी सिस्टम है अंडर द रामसर कन्वेंशन टू एक्नॉलेज द सिटीज दैट हैव टेकन एक्सेप्शनल मेजर्स टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द अर्बन एंड पेरी अर्बन वेटलैंड्स. 2015 में एक वॉलंटरी सिस्टम के रूप में इसको इंट्रोड्यूस किया गया रामसर के अंदर ही, जिसने एक्नॉलेज किया ऐसी सिटीज़ को विच हैव टेकन एक्सेप्शनल मेजर्स टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द अर्बन एंड पेरी अर्बन वेटलैंड्स. 2015 में इंट्रोड्यूस की गई थी. एम है इसका टू इन्हांस द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ अर्बन एंड पेरी अर्बन वेटलैंड्स. ऑब्वियस सी बात है. एंड अब इंडिया ने इसके अंतर्गत 3 सिटीज़ को रिकॉग्नाइज किया है. MOEF ने बेसिकली इसको दिया है, और वो 3 सिटीज़ आपको बता दिया, इंदौर है, भोपाल है, उदयपुर है. इंदौर में 2 रामसर साइट्स हैं, सिरपुर लेक और यशवंत सागर. भोपाल में भोज वेटलैंड एक रामसर साइट है. एंड उदयपुर में द सिटी इज सराउंडेड बाय 5 मेजर वेटलैंड्स, नेमली पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर एंड दूर तलई. ठीक है ना? तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज़ एज वेल. अगला टॉपिक है प्रेरणा प्रोग्राम के रिलेटेड. व्हाट इज दिस प्रेरणा प्रोग्राम? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है प्रेरणा प्रोग्राम, विच इज़ एन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम एम्पावरिंग द पार्टिसिपेंट्स विद लीडरशिप क्वालिटीज़. ठीक है? तो एक हफ्ते का लगभग रेसिडेंशियल प्रोग्राम है फॉर द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, कंबाइनिंग हेरिटेज एंड इनोवेशन थ्रू एक्सपीरियंशियल एंड इंस्पिरेशनल लर्निंग इन्हांस्ड विद कटिंग एज टेक्नोलॉजी. ठीक है? 9वीं से 12वीं तक के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल के बच्चे जो हैं वो एलिजिबल हैं फॉर दिस. स्टूडेंट्स को रजिस्टर करना पड़ेगा या फिर वो एप्लीकेशन दे सकते हैं. एप्लीकेंट्स कैन ज्वाइन द स्कूल ब्लॉक लेवल सिलेक्शन ऑन प्रेरणा उत्सव डे. तो प्रेरणा उत्सव डे के दिन वो ज्वाइन कर सकते हैं. हर डिस्ट्रिक्ट से 2 स्टूडेंट्स, 1 बॉय एंड 1 गर्ल विल बी सिलेक्टेड फॉर दिस प्रेरणा. एंड अ बैच ऑफ 20 सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, इसमें 10 बच्चे 10 लड़कियां रहेंगी. दे विल अटेंड द प्रोग्राम एवरी वीक फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ठीक है ना? एंड ये कहाँ पे टेक प्लेस होगा? ये वर्नैकुलर स्कूल फाउंडेड इन 1888, लोकेटेड इन वडनगर, गुजरात. एंड PM मोदी उसी स्कूल के एल्यूमिनस हैं, तो वहाँ पे ये किया जाएगा. करिकुलम ऑफ प्रेरणा स्कूल इज़ प्रिपेयर्ड बाय IIT गांधीनगर. ठीक है ना? तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग और इंस्पिरेशनल लर्निंग के साथ, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ 1 हफ्ते का प्रोग्राम है. 9वीं से 12वीं के बच्चे अलाउड हैं, और एक लड़का एक लड़की इसमें से हर डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट किए जाएंगे वडनगर, गुजरात में. ठीक है ना? आई होप यू गॉट क्लैरिटी. 10th century Kadamba inscription found in Goa. 10th century AD का Kadamba inscription which was written in Kannada and Sanskrit has been found in Goa. Kadamba inscription has been found in the Mahadev temple at Kakoda in southern Goa. southern Goa में काकोड़ा नाम की जगह है, वहाँ पे महादेव टेम्पल है, वहाँ पे ये मिला. एंड एपिग्राफ इज इनग्रेव्ड इन कन्नड़ा एंड नगरी कैरेक्टर्स. एपिग्राफ मतलब जो लिखा हुआ था उसके ऊपर है ना लिखावट थी, वो कन्नड़ा और नगरी कैरेक्टर्स में थी. एंड कदम्बाज थे कौन? तो सबसे बड़ा सवाल तो कदम इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं. तो कदम्बाज वर फ्रॉम गोवा. द कदम्बाज ऑफ गोवा उनको कहा जाता था. दे वर एक्टिंग एज अ सबऑर्डिनेट टू द चालुक्याज ऑफ कल्याण. है ना? तो जो कल्याण रीजन था वहाँ पे जो चालुक्याज रूल कर रहे थे, उनके सबऑर्डिनेट्स के रूप में कदम्बाज ऑफ गोवा थे. एंड दे रूल्ड द गोवा फ्रॉम 10th to the 14th century CE. 10वीं से लेके 14वीं शताब्दी AD आफ्टर डेथ, है ना, वहाँ से. And Chandur, formerly known as the Chandrapur, was the capital of this Kadamba dynasty and also an important port. यहाँ का port भी था. Emperor Tailapa II of the Chalukyan dynasty appointed Kadamba Shasthadev as Mahamandaleshwar of Goa.
है ना, याद रखिएगा। तो चालुक्यन डायनेस्टी के अंदर ही सबॉर्डिनेट्स थे ये लोग, कदम्बाज ऑफ गोवा। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे न्यूज़ आप देख पा रहे होंगे, जोसुरा बाल्पिन, जोसुरा बाल्पिन अब एक नया एंटीबायोटिक है। इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड टू टारगेट अ ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियम, ठीक है ना। तो रिसर्चर्स ने एक नया एंटीबायोटिक ढूंढ निकाला है जिसका नाम है जोजूरा बाल्पिन। और ये जो जोजूरा बाल्पिन है वो क्या करता है, इट हैज़ अ पोटेंशियल टू टैकल द ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियम। तो जो आपका हम कई बार पढ़ते हैं ना MDR, यानी कि सॉरी जो हम पढ़ते हैं ना AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है, एंटीबायोटिक जिसमें काम नहीं करती है। तो ऐसे बैक्टीरियम है एसिनेटोबैक्टर बौमानी, एसिनेटोबैक्टर बौमानी जो कि ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियम है, उसके अगेंस्ट भी अगर आपको यूज़ करना है तो जोसुरा बाल्पिन को आप यूज़ कर सकते हैं। इट हैज़ द पोटेंशियल टू टैकल दिस ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियम। जोजूरा बाल्पिन क्या है, इट्स एंटीबॉडी, ऑब्वियस सी बात एंटीबॉडी है जो कि एंटीजन को अटैक करेगी। एंड इट इज़ अ एंटीबॉडी दैट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट CRAB, यानी कि कार्बापेनिम रेजिस्टेंट एसिनेटोबैक्टर बौमानी, which induced pneumonia and sepsis in mouse models, है ना। तो निमोनिया और सेप्सिस ये सब बीमारियां जो है कॉज होती है इसके कारण। तो एसिनेटोबैक्टर बौमानी जो है इसके अगेंस्ट ये जोजूरा बाल्पिन का यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ पे जाने की जरूरत नहीं, बट ये इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस जिनोसाइड कन्वेंशन, साउथ अफ्रीका फाइल्स जिनोसाइड केस अगेंस्ट इजराइल एट ICJ। तो साउथ अफ्रीका जो है, इट हैज़ अप्रोच्ड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस टू सीक एन इमीडिएट ऑर्डर affirming that Israel has violated its commitments under the 1948 Genocide Convention। साउथ अफ्रीका ने अप्रोच किया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को और कहा है कि एक इमीडिएट ऑर्डर निकाला जाए जिसमें ये अफर्म किया जाए कि इजराइल ने वायलेट किया है 1948 का जीनोसाइड कन्वेंशन। आपको पता होना चाहिए जीनोसाइड कन्वेंशन जो है वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है। इट इज़ ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम्स ऑफ जीनोसाइड है। It is an instrument of international law that codified the crime of genocide for the first time, 1948 में किया गया था। It was the first human rights treaty adopted by the General Assembly of the United Nations on 9th December 1948। 9 दिसंबर 1948 को इसको अडॉप्ट किया गया था। Genocide Convention के अकॉर्डिंग genocide is a crime that can take place both in times of war and in times of peace as well। Genocide की definition भी लिखी है in the convention। Genocide means any of the following acts committed with the intent to destroy in whole or in part a national, ethical, racial or religious group। उसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं जैसे किलिंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, कॉजिंग सीरियस बॉडीली और मेंटल हार्म टू द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, डेलिबरेटली इन्फ्लिक्टिंग ऑन द ग्रुप कंडीशंस ऑफ लाइफ कैलकुलेटेड टू ब्रिंग अबाउट इट्स फिजिकल डिस्ट्रक्शन होल और इन पार्ट्स, imposing measures intended to prevent births within the group, forcibly transferring children of the group to another group, है ना। all these things are there। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में आपको पता ही है कि इट इज़ अ प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जुडिशियल ऑर्गन है ये यूनाइटेड नेशंस का। 1948 जून में इसका फॉर्मेशन हुआ था एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। 1946 से इसका काम शुरू हो गया था। इसका मेन रोल है टू सेटल द लीगल डिस्प्यूट सबमिटेड टू इट बाय स्टेट्स एंड टू गिव एडवाइजरी ओपिनियंस ऑन लीगल क्वेश्चंस रेफर टू इट बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गन्स, ठीक है ना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक्चुअली आप किसी नेशन को सू करते हैं, जैसे यहाँ पे इजराइल को सू किया गया है ना, किसी इंडिविजुअल को नहीं करते। अगर इंडिविजुअल को करना है तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बना हुआ है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जो कि इंडिविजुअल्स को कन्विक्ट या ये सब करता है। लेकिन अगर आपको पूरे नेशन जैसे इजराइल के ऊपर आपको कन्विक्शन करना है तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होता है। इसका जो प्रिंसिपल सीट है वो पीस पैलेस है जो कि हेग नीदरलैंड्स में है, वहाँ पे सिचुएटेड है। ICJ का कंपोजिशन मैं बोलूँ तो 15 जजेस होते हैं। दे इलेक्टेड फॉर द टर्म्स ऑफ 9 years बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। एंड 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स यूनाइटेड नेशंस के जो है, इट इज़ द ओनली वन दैट इज़ नॉट लोकेटेड इन द न्यूयॉर्क, है ना। तो जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस उसमें से एक मात्र यही है जो कि न्यूयॉर्क में लोकेटेड नहीं है। अगली न्यूज़ है यूरेशियन ऑटर स्पॉटेड एट चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला। तो एक तो सिंपल सा आपको फैक्ट मिल गया कि चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, केरला में लोकेटेड है। यूरेशियन ऑटर जिसका नाम लुत्रा है साइंटिफिक नेम, इट वाज स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन केरला
एंड दे वर फाउंड एट चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि इडुक्की में लोकेटेड है। ठीक है, कैसा दिखता है यूरेशियन ऑटर? तो ये देख लीजिए, ऐसा दिखता है यूरेशियन ऑटर। ठीक है ना, यूरेशियन ऑटर, इसी को देखा गया है। यूरेशियन ऑटर एक सेमी एक्वेटिक कार्निवोरस मैमल है। जैसा आपने देखा, फिर से आप करस्पॉन्ड कर पाएंगे थोड़ा ज़्यादा। ये सेमी एक्वेटिक है, कार्निवोरस है, मैमल है। ठीक है ना। शाय एंड नॉक्टर्नल होते हैं, दे आर नॉक्टर्नल। क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है कई बार, नॉक्टर्नल का भी पूछा था इस साल। एंड दे कैन लिव इन अ वाइड वेराइटी ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स, जिसमें हाईलैंड्स हैं, लोलैंड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स, स्ट्रीम्स, मार्शेस, स्वैम्प, फॉरेस्ट एंड कोस्टल एरियाज। इंडिपेंडेंट ऑफ दिस साइज, ओरिजिन, लैटिट्यूड, कहीं पे भी मिल सकते हैं। अगर हम इनके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें IUCN लिस्ट में, तो नियर थ्रेटेंड, ये दे आर नियर थ्रेटेंड अंडर द IUCN लिस्ट। प्रोटेक्शन की बात करें तो क्लासिफाइड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 एंड फॉल्स अंडर द अपेंडिक्स 1 ऑफ द साइट्स। ठीक है ना, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, शेड्यूल 1 में आता है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। ठीक है ना। एंड देर आर 3 स्पीशीज ऑफ वाटर फाउंड इन केरला, जिसमें यूरेशियन ऑटर लुत्रा लुत्रा है, स्मूथ कोटेड ऑटर है, स्मॉल क्लॉड ऑटर भी आ गया। ठीक है ना। चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बात करें तो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला में है। ठीक है, ये सब चीज़ें तो आप पढ़ लोगे। इसमें कुछ कोडाई कनाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके ईस्ट में है, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके नॉर्थ में है। वेजिटेशन ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, वेट ग्रासलैंड, हाई शोलाज, ड्राई थॉर्नी स्क्रब फॉरेस्ट, रिपेरियन फॉरेस्ट मिल जाएंगे। 2 नदियां हैं, चिन्नार एंड पंबार, दे आर मेजर रिवर्स विच आर फ्लोइंग थ्रू दिस, है ना। अच्छा, एक मैं आपसे एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। कई आजकल स्मगलिंग के लिए भी कई चीज़ें मतलब न्यूज़ में आ रही हैं, जिसमें एक है तिलकधारी कछुआ। याद रखिएगा, तिलकधारी कछुआ। आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना अगर आपने पढ़ा है इसके बारे में, तिलकधारी कछुआ के बारे में थोड़ा सा पढ़िए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है ना। एक आप तो इंडियन पैंगोलिन हो गया, पैंगोलिन तो ऑब्वियसली बात है वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटेंड स्पीशीज है वर्ल्ड की, इंडियन पैंगोलिन भी। उसके बारे में बताइए, और तिलकधारी कछुआ के बारे में आपको जो भी समझ में आ रहा है, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है। अगला टॉपिक है सावित्रीबाई फूले जयंती, जो कि सेलिब्रेट किया गया है एज इंडियाज फर्स्ट वुमेन टीचर। याद रखिएगा, सावित्रीबाई फूले एक दलित वुमेन थी फ्रॉम द माली कम्युनिटी एंड शी वाज बोर्न ऑन 3 जनवरी 1831। नया गांव आपका नयगांव है महाराष्ट्र में। मैरिड टू ज्योतिराव फूले हु वाज अ सोशल रिफॉर्मर, है ना। कंट्रीब्यूशंस की बात करें सावित्रीबाई फुले का, तो एजुकेशन की फील्ड में इंडियाज़ अर्लीस्ट गर्ल्स स्कूल्स जो भिड़ेवाड़ा पुणे में बनाया था 1848 में, पैट्रियार्कल बैरियर्स को तोड़ने में काफ़ी बड़ा नाम था उनका। शी बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन टीचर एंड फर्स्ट इंडियन हेड मिस्ट्रेस ऑल्सो। एंड जो ज्योतिराव फूले थे, उनके साथ मिलकर के इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स खोले फॉर द गर्ल्स, फॉर शूद्राज एंड फॉर द अति शूद्राज एज वेल, द बैकवर्ड कास्ट एंड दलित्स रिस्पेक्टिवली इन पुणे। पुणे यूनिवर्सिटी बियर्स द नेम ऑफ सावित्रीबाई फूले, है ना, and it is a tribute to her. Then social actions and reforms, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह इन्होंने बनाया था, याद रखिएगा। शी स्टार्टेड द बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, होम फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेंटिसाइड, as a rare center for children who are victims of rape, sati and those who escaped female infanticide. She also advocated intercaste marriages, widow remarriages, eradication of child marriage, sati and dowry system. 1873 में the Phule established the सत्य शोधक समाज, which translates to the truth seeker society, है ना, याद रखिएगा। And they also introduced the सत्य शोधक marriages, which rejected the Brahmanical rituals, and the couples were pledged to advocate for education and equality, है ना। They became involved in the relief work during 1896 famine in Maharashtra, 1897 bubonic plague also. Literary work में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सावित्रीबाई फूले published her first collection of poems called काव्य फूले, Poetry's Blossoms, in 1854. She also wrote the famous poem Go Get Education to encourage the oppressed classes, है ना, याद रखिएगा। All these things are there. अब एक नया ट्रोजन मैलवेयर निकला है जिसका नाम है कैमेलियन, याद रखिएगा कैमेलियन। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया एक पावरफुल वेरिएंट ऑफ द कैमेलियन ट्रोजन मैलवेयर विच इज़ अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द एंड्रॉयड यूजर्स। एंड कैमेलियन मैलवेयर जो है एक ट्रोजन प्रोग्राम है विच इज़ कैपेबल ऑफ इन्फिल्ट्रेटिंग योर डिवाइसेज विद द मिनिमल डिटेक्शन, डिसेबलिंग बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फीचर्स सच एज फिंगरप्रिंटिंग एंड ऑल.
एंड दे कैन ऑल्सो इवेट द डिटेक्शन बाय द malware स्कैनिंग एप्स एज वेल। तो ये आपके साथ, आपके एंड्रॉयड ऐप्स के साथ, गूगल क्रोम के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं एंड देन अनडिटेक्टेबल रहते हैं, तो आपके पासवर्ड्स और ये सब चुरा सकते हैं, है ना। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट। तो आप कैसे बचेंगे? ऑब्वियस सी बात है, अनइंस्टॉल कर दीजिए ऐसे ऐप्स को जो आप नहीं जानते उनके सोर्सेज के बारे में। किसी भी एपीआई से कुछ भी क्लिक मत करने लगिए, है ना, कहीं पे भी क्लिक मत करिए। कोई भी मेल जिसको आप नहीं जानते हैं उसको मत करिए। ट्रस्टेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन करिए। अगला टॉपिक है डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया यूएई की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। 45 member UAE land forces groups have arrived in India and they have been taking part in this inaugural India UAE joint military exercise जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड द यूएई, ठीक है ना। तो दिस विल इम्प्रूव द इंटर-ऑपरेबिलिटी। ऑब्वियस बात है, किसी भी एक्सरसाइज का मतलब यही कि इंटर-ऑपरेबिलिटी दोनों फोर्सेस के बीच में बढ़ जाए, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। 2024 से ही स्टार्ट हुई है, फर्स्ट एडिशन है, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है आपका ये डेजर्ट साइक्लोन, है ना, याद रखिएगा इसको। एक टॉपिक था रेडियो कार्बन डेटिंग के ऊपर, मैंने हालांकि इसको पढ़ाया हुआ है, 1-2 तारीख को आया था ये। एंड रेडियो कार्बन जो डेटिंग है, इट्स अ मेथड विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल्स बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन 14 दे कंटेन, है ना। उनके अंदर कितना कार्बन 14 है उसको मेज़र करके ये निकाला जाता है। विलार्ड लिबी 1940s में उन्होंने ये मेथड बनाया था। एंड दिस टेक्निक रिलाइज ऑन द फैक्ट दैट कार्बन 14 इज कंटिन्यूसली क्रिएटेड इन द एटमॉस्फेयर थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ कॉस्मिक रेजेस विद द नाइट्रोजन 14 एंड इज अब्जॉर्ब्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो एक बेसिक अजम्पशन है वो ये है कि कार्बन 14 इज कंटिन्यूसली क्रिएटेड इन द एटमॉस्फेयर एंड कैसे होता है, क्रिएट थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ कॉस्मिक रेजेस विद द नाइट्रोजन 14 एंड इज अब्जॉर्ब्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। And when an organism dies, it stops absorbing carbon 14 and the isotope begins to decay at a known rate. And इसकी फिर हाफ लाइफ जो होती है being 5730 years, साइंटिस्ट फिर उसकी मदद से एस्टिमेट करते हैं टाइम ऑफ डेथ बाय मेजरिंग द रिमेनिंग कार्बन 14, है ना, कितना बचा है कार्बन 14 उससे फिर निकालते हैं। कुछ टर्म्स हैं, टूल्स हैं जो कि रेडियो कार्बन डेटिंग में यूज़ होते हैं। एक है गीगर काउंटर, याद रखिएगा। ये टर्म्स अगर आपसे कोई पूछे तो मैं आपको अंदर की टेक्निकलिटी नहीं बताऊंगा, लेकिन नाम ज़रूर बताता हूँ। गीगर काउंटर हो गया, एक एंटी कोइंसिडेंस काउंटर हो गया, एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया। ये तो हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, काफ़ी जगहों पे यूज़ होता है, बट रेडियो कार्बन डेटिंग में भी यूज़ होता है। डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की बात कर लेते हैं। तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इश्यू की है लिस्ट ऑफ डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, मतलब ऐसे बैंक विच आर टू बिग टू फेल फॉर इंडिया, बहुत बड़े बैंक्स हैं जो। तो आरबीआई ने 3 बैंक्स को ही रिटेन किया है इस डीसिप कैटेगरी में, है ना। एंड ये 3 बैंक्स कौन कौन से हैं? तो ये हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, 3 बैंक हैं, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दे आर द बैंक्स हुज पोटेंशियल फेलियर माइट सीरियसली डिसरप्ट द फाइनेंशियल सिस्टम। ये ऐसे बैंक होते हैं जिनका फेलियर मतलब कि हमारे पूरे इकोनॉमिक सिस्टम का फेलियर, हमारा पूरा फाइनेंशियल, सॉरी नॉट इकोनॉमिक, फाइनेंशियल सिस्टम, दे आर टू बिग टू फेल, TBTF, है ना। एंड इसके फ्रेमवर्क्स भी हैं डीसिप बैंक्स के, पब्लिश किया गया था आरबीआई द्वारा 2014 में, 2015 से इफेक्टिव भी हैं, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देखते हैं महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इनाग्रेट किया है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में किया गया है। एंड दिस एयरपोर्ट इज़ डेडिकेटेड एंड नेम्ड आफ्टर महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि क्यों? क्योंकि उन्होंने ओल्डेस्ट वर्जन ऑफ रामायण लिखी थी, आपको पता होगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है, फर्स्ट ओरिजिनल पोएट ऑफ संस्कृत कहा जाता है, कंपोजिंग रामायण, वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट रिवर्ड एपिक पोएम्स संस्कृत वर्जन में उन्होंने लिखी थी। लगभग 24,000 वर्सेस हैं, 7 कांड जो हैं किताब में जब आप पढ़ेंगे, अयोध्या कांड, लंका कांड, सुंदर कांड, बहुत सारे हैं, है ना, बाल कांड। तो इस तरीके से 7 कांड हैं, उत्तर कांड भी है, ठीक है। एंड बालकांड और उत्तरकांड में वो खुद भी आते हैं, बालकांड और उत्तरकांड में। वाल्मीकि जयंती को प्रगत दिवस भी कहा जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड एनुअली टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ महर्षि वाल्मीकि एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द फुल मून डे ऑफ द हिंदू मंथ ऑफ अश्विन माह, सितंबर अक्टूबर में।
एक टॉपिक था बबल बेबी सिंड्रोम. सो रिसेंटली अ 2 month old गर्ल विद बबल बेबी सिंड्रोम अंडरवेंट द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इन मुंबई. तो बबल बेबी सिंड्रोम है क्या? इट इज़ नोन मेडिकली एज सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, SCID बोलते हैं. इट्स अ वेरी रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर दैट कॉजेज लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम विद इम्यून सिस्टम. It is a type of primary immune deficiency and the disease is known as living in the bubble. है ना, क्योंकि आप फिर उसके अंदर आप एक बबल के अंदर रहने लगते हो, क्योंकि उसके बाहर आप निकलते हैं नॉर्मल इन्वायरमेंट भी आप में भी आप आओगे ना, इट कैन बी फैटल फॉर यू. SCID बोलते हैं, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी बबल बेबी सिंड्रोम. ठीक है. एंड तो क्या होता है SCID में, सीवियर इम्यूनो डिफिशियंसी में क्या होता है? तो इन डेवलपिंग बेबी द इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स इन द बोन मैरो. द स्टेम सेल्स कैन बिकम एनी ऑफ द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, है ना. एंड रेड ब्लड सेल्स बन सकते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स. तो वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस इन फॉरेन इन्वेडर्स. WBCs में फिर आपका लिम्फोसाइट होते हैं. लिम्फोसाइट 2 तरीके के होते हैं, B सेल और T सेल, एंड दे आर द की फॉर फाइटिंग, है ना. B सेल आप T सेल जो होता है वो आपका आइडेंटिफाई करता है, अटैक करता है, किल करता है इन्वेडर को. B सेल मेक एंटीबॉडीज एंड रिमेंबर करता है. SCID कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी है बिकॉज इट अफेक्ट्स बोथ ऑफ दीज इन्फेक्शन फाइटिंग वाइट ब्लड सेल्स. मतलब कि चाहे आपका लिम्फोसाइट्स हैं, B सेल T सेल दोनों को इम्पैक्ट करता है. ठीक है ना. एंड SCID में जो चाइल्ड होता है उसके पास बहुत कम लिम्फोसाइट्स और ये होते हैं, एंड वो प्रॉपरली काम नहीं करता उनका इम्यून सिस्टम. ठीक है. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. जेनेटिक डिसीज़ है, याद रखिएगा. अगला है सिमलीपाल काई चटनी. रिसेंटली हुआ क्या है कि सिमलीपाल काई चटनी मेड विद रेड वीवर एंड्स, ये रेड वीवर एंड्स की उससे बनाया जाता है. उड़ीसा के ट्राइबल जो है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के वो बनाते हैं. उनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग दिया गया है सिमलीपाल काई चटनी के लिए. याद रखिएगा, इट्स अ सेवरी चटनी विच इज़ पॉपुलर इन मयूरभंज रीजन. एंड ये चटनी बनाते कैसे हैं वो लोग? वो वीवर एंड की मदद से बनाते हैं, याद रखिएगा, है ना. एंड वहीं पे वहाँ पे नियर बाय फॉरेस्ट वो काई पिंपुड़ी रेड वीवर एंड, जिसको काई पिंपुड़ी कहा जाता है, रेड वीवर एंड, उनकी मदद से बनाते हैं, है ना, काई चटनी. तो याद रखिएगा. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. इंडिजिनस हैं ये रेड वीवर एंड्स भी मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में पाई जाते हैं. दे आर फाउंड इन एबेंडेंस इन द जंगल्स एंड सिमलीपाल टाइगर रिजर्व रीजन के आसपास पाए जाते हैं, इसलिए सिमलीपाल काई चटनी इसको कहा जाता है. ठीक है ना. अमृत धरोहर स्कीम. तो रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म ने स्टार्ट किया है ट्रेनिंग इन भितरकनिका नेशनल पार्क, जो कि उड़ीसा में है, अगेन अंडर द अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम. रामसर कन्वेंशन 1971 का था यार ना, वहाँ में 1973 शायद बोल दिया था मैंने गलती से, 1971 का, इसको याद रखिएगा. अमृत धरोहर स्कीम के बारे में आपको बता देता हूँ. तो यहाँ पे अमृत धरोहर आप देख सकते हैं, हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ इन कंजर्विंग द वेटलैंड इकोसिस्टम. वेटलैंड को कंजर्व करने में जो लोकल कम्युनिटीज़ उनका बहुत बड़ा योगदान है. अमृत धरोहर स्कीम जो है वो बजट में अनाउंस की गई थी, एंड इट विल प्रमोट देयर यूनिक कंजर्वेशन वैल्यूज़. स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर द नेक्स्ट 3 years, 23 से लेकर 26 तक. It will be there to encourage the optimal use of wetlands, enhance biodiversity, carbon stock, ecotourism opportunities and income generation for local communities. ठीक है ना, याद रखिए. इसके अलावा मिष्टी स्कीम भी आपको पता होगा, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, एंड मैनग्रोव प्लांटेशन कोस्ट लाइन के साथ, सॉल्ट पैंड लैंड के साथ, ये सब चीज़ें इस पर मनरेगा के साथ इसको जोड़ा जाएगा. I hope you got clarity regarding that as well. So all these things are important. I hope you got clarity. That is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.